बजट वाली जो यूनिट है इसको फिनिश करेंगे अभी। और कल फिर मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। जो बजट वाली यूनिट है इसमें मैंने कहा आपको एक तो नहीं, वैसे हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 नंबर का पूरा चैप्टर है। कितनी यूनिट? 3 है। 6 7 चैप्टर में 3 यूनिट है, बांटोगे तो कितना कितना आया? ऑलमोस्ट 3 3 3 नंबर, 3 3 4 या 4 3 3 कैसे करके आएगा। तो बजट में इससे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। वो रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, उसमें से भी आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ बजट। तब इसको पूरा लपेट देते हैं चैप्टर को, क्या क्या एक बार अभी तक अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेस ऑफ बजट पढ़ा था। बजट कौन बनाता है? देखो आपको ऐसे ऐसे भी दिखा देता हूं ताकि यहां से भी आपको पढ़ना आना चाहिए। अपने पास इनफ टाइम है, इनफ टाइम है कोर्स के बाद। 45 दिन है आराम से। अपन अगर ढंग से चाहे तो खूब बहुत तगड़े मार्क्स ला सकते हैं, समझ गए? खूब आराम से। अरे यार, ये माइक चले तो सही, लेकिन नंबर तो आ जाएंगे। दीदी आना एक बार, भाग के जाना, दौड़ के आना। अरे भाई, फर्स्ट वाली यूनिट हो गई सबकी? फर्स्ट वाली, अरे सुन रहे हो क्या? पब्लिक फाइनेंस इस चैप्टर की पहली वाली यूनिट पूरी कर ली, वो भी आधी। 3 ही तो वीडियो थे भाई, आधा ही रह जाएगा फिर कोर्स। भाई काय का टेस्ट था, वो सब चलते रहते हैं यार। इन टेस्टों के चक्कर में अगर तुम डेली की पढ़ाई छोड़ दोगे, एक कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, सब इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अलग से टाइम निकालो। और क्या, उसका टाइम अलग से निकालो, उस पढ़ाई में से थोड़ी निकालोगे जो चल रही है। फिर ये कब होगी? ये बाद में। कोर्स बाद में बोले, टेस्ट पहले। कोर्स तो भाई नहीं, समझो इस बात को। पहले वो फिनिश करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज के बाद बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4 से 5 दिन से रिमाइंड कर रहा हूं कि फिनिश कर लो कर लो कर लो कर लो। फिर मैं सही बता रहा हूं, एग्जाम के एक दिन पहले बच्चों का ही मैसेज आता है, बोले सर वो क्या करें, अब पास होने के सत्तूने नहीं हो रहे। इसलिए बोल रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं कि वो फिनिश कर लो, मतलब कर लो। वो रह गया तो रह गया, ठीक है। देखो इधर, तो प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग पूरा एक और बार बना, हल्का सा बता रहा हूँ, एक फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन गारंटी आएगा ही आएगा। और वो एक घर पे जाके ना एक फ्लो चार्ट टाइप बनाना, समझ गए? कि जैसे अपने को मान लो कोई भी काम करना होता है, कोई सब्जी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कैसे करते हैं? स्टेप्स होते हैं ना, कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये डालेंगे। फ्लो चार्ट बनाना है ऐसा पूरा, ठीक है, शॉर्ट में। गारंटी क्वेश्चन है। और क्या कह सकता हूं भाई, आज अगर मैं चाहूँ ना, कम से कम 50 60 नंबर का तो पेपर पहले ही कंफर्म होता है। ये मैं आज बोल रहा हूं, लेकिन आज से 2 साल पहले 90 नंबर का पेपर कंफर्म दे देता था पहले ही। पेपर ऐसे नहीं पेपर बांट देता था, जो पढ़ाता था वही आता था 90 नंबर से ज्यादा, ऑलमोस्ट 100 में से। लेकिन फिर कोर्स बदल गया, अब कोर्स बड़ा हो गया, तो भी बता रहा हूँ 60 70 नंबर का तो फिक्स है कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपको बोल रहा हूँ कि आएंगे, फिर भी आप छोड़ोगे तो फिर तो भगवान भी आए, नहीं आएंगे बच्चा नहीं। देखो भाई, क्या होता है बजट? तो बजट आईसीआई मॉड्यूल से रीड करा रहा हूं ताकि यहां से भी आपको रीड करने की आदत पड़ जाए, ठीक है। ये अगर ढंग से कर लोगे, कोई का बाप ही फेल नहीं कर सकता। किससे बाहर आएगा? इस मटेरियल के अंदर आता है जो आता है। ये कोई आईआईटी, कोई
यूपीएससी के एग्जाम नहीं कि पता ही नहीं कि कौन सी बुक है, यही बुक है, इसी में से आता है जो आता है। आ रही है बात समझ में? अच्छे से कर लोगे इसको मैक्रो में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसको पढ़ना आना चाहिए सभी को। कॉन्फिडेंस की काम का क्या है, उतना ही पढ़ो भाई, दिखता बहुत बड़ा है। मॉड्यूल का प्रॉब्लम ये है कि दिखता बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें इसमें वेस्ट भी होती है, काम की नहीं होती है। तो अपने ढूंढो उनको कि भाई कौन कौन सी काम की कौन सी नहीं है, समझ गए? कोई भी पैराग्राफ में ये देखो कि यार इसमें से क्या ही क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में, वो सोचने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगा काम, नोट्स बन जाएंगे। क्या लगता है इस पैराग्राफ में से क्या पूछेगा, बताओ? एक इतना सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, डैश, इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा। डैश इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड रीस्ट्रक्चर द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रायोरिटीज। देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? डैश, चार ऑप्शन दे देगा, इस पे टिक मारोगे, बजट। तो कोई भी पैराग्राफ पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि यार इसमें क्या आएगा, समझिए? देखो भाई क्या होता है बजट, मोटा मोटा बोले तो बजट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट्स वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर द मनी गोज टू। पढ़ चुके हैं बजट, कहां से पैसा आएगा, कहां कहां पैसा जाएगा, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम एंड वेयर द मनी गोज। तो कम्स फ्रॉम मतलब रेवेन्यू और गोज मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है सर। चलो चालू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग बताया था मैंने, अगर आप अब पढ़ोगे, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लिया अपन ने, अब आप देखो यहां से, आप पढ़ के देखो, इजी समझ में आएगा 2 मिनट में। प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, कौन बनाता है बजट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बताया था क्या? अरे बोलो, बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग एंड अदर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज। ऑब्वियसली बाकी भी मंत्रालय जो है रेलिवेंट वाले, उनसे भी कंसल्टेशन किया जाता है। भाई बजट के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, रेलवे है, तो इन सबसे भी तो राय मशवरा तो किया ही जाता है, सभी से किया जाता है। ठीक है सर। बजट क्या होता है? द बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फिस्कल ईयर। नया साल चालू होने से पहले वो पास हो जाना चाहिए दोनों हाउसेज के द्वारा। ठीक है सर। उसके बाद में आर्टिकल 112, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि भैया हर फाइनेंशियल ईयर में द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द बजट। भाई संविधान के 112 आर्टिकल में ये कहा गया है कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपके देश के जो प्रेसिडेंट हैं, ही शैल कम टू द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेजेंट अ बजट, मतलब वही एस्टिमेटेड रिसीव्स, एस्टिमेटेड वो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बजट को और क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितनी चीजें जाती है इसमें बताया था कल मैंने आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, बजट की प्रोसीजर पढ़ते हैं सर। बजट के प्रोसीजर में पहले क्या होता है? पहले बजट बनता है, फिर प्रेजेंट होता है, फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। सही है? क्या होता है बजट में? पहले बजट बनेगा, अरे पहले बजट बनेगा सर, फिर प्रेजेंट होगा, फिर उसे प्रेजेंट होगा हाउसेज में, फिर उसे पास करवाना पड़ेगा सरकार को, सरकार उसे पास करवाएगी। इनएक्टमेंट ऑफ द बजट क्या कराएंगे? अरे पास कराएगी ना गवर्नमेंट, सरकार पहले लाएगी, फिर उसे पास करवाएगी, पास करवाने के बाद उसे लागू करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। तो 3 पार्ट्स होती हैं, स्टेज होती है बजट में। तो पहले बजट बनता है, बनता कैसे है? तो देखो भाई बनता कैसे है, बनाने में 2 प्रोसेस होती है भाई साहब। कौन कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। मतलब अभी बताया मैंने, बजट में 3 स्टेज होती है, पहले बनता है, फिर प्रेजेंट होगा, फिर पास होगा और फिर लागू होगा।
तो वैसे ही सर दो प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसे बनाना, सबसे राय मशवरा करना, कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स, जिन जिन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है बजट का, मतलब जिन जिन से उसका मतलब है, लेना देना है, तो सर उनसे कंसल्टेशन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, बजट इज प्रिपेयर्ड। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या होता है, उसे लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, उसे पास करवाया जाता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बस, चलो आगे बढ़ो। बजट कौन बनाता है भैया? सुनो, बनता कब है? प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को, लेकिन बनना चालू हो जाता है जैसे पिछले साल के अगस्त अगस्त सितंबर में। अभी यही तो चल रहा है टाइम, तो अभी बजट बनना मतलब तैयारी चालू हो जाएगी, अब उसकी प्रिपरेशन। सरमाई अभी से वो कंसल्टेशन वगैरह, राय मशवरा, अगले साल की के लिए जो बजट आएगा, कब आएगा? फरवरी में। फरवरी 2026 में बजट आएगा, लेकिन अगस्त सितंबर ये जो 2025 है, यहाँ से प्रिपरेशन चालू हो जाती है। सारे सब लोगों से कंसल्टेशन करना। और कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है बजट, और उसका कौन सा डिवीजन? बजट डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत सारे उसमें डिविजन्स हैं, तो कौन सा डिवीजन प्रिपरेशन करता है? बजट डिवीजन। क्लियर है? वो सारी तैयारी वैयारी करेगा। और कहां से चालू होता है? कल बताया था मैंने। बजट डिवीजन क्या करता है? बजट डिवीजन इशू करता है एक सर्कुलर नोटिस सभी लोगों को कि भैया हम बजट बनाना चालू कर रहे हैं, आपकी राय मशवरा इज वेलकम। आपको जो भी सजेशंस वगैरह देने हैं, आपकी कोई डिमांड्स हैं, वो सब हम जो भी आए आपको वो हमें प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो मांगते हैं भाई। और याद रखिएगा भाई, बजट में क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपनी बनाता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर सेपरेटली। वो अपनी डिटेल्स वगैरह उनको देते हैं, बोले हमारी इतनी जरूरतें हैं, ये हमारी नीड्स है, इतना हमें पैसे की जरूरत है। समझ गए मेरी बात? और याद रखिएगा भैया, तो बजट बनने से पहले बहुत सारे प्री बजट कंसल्टेशंस होते हैं। बजट बनने से पहले बहुत सारा बजट, प्री का मतलब क्या है? बजट से पहले बहुत सारा कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब राय मशवरा किया जाता है बहुत सारे पार्टीज से, एक्सपर्ट से, वेरियस मिनिस्ट्रीज से, सभी मंत्रालयों से, सभी कंसर्न राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स से, यूनियन टेरिटरीज के हेड से, गवर्नर से, सबसे राय मशवरा करके बजट बनाया जाता है। क्लियर है? और बजट कौन बनाता है भैया? बार बार बोल रहे हैं, कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग एंड सेवरल अदर इकोनॉमिस्ट। समझ में आ गई मेरी बात? इनकी मदद से बजट बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बजट हमेशा कितने साल के लिए आता है? 2 साल के लिए बनता है बजट, याद रखिएगा। ठीक है, सो द बजट, ब्रॉडली बात करें, मोटी मोटी, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी बजट में बनते हैं, दे आर द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर 2 years। कौन बनाता है? कितने साल के लिए बनते हैं? 2 साल के लिए। इस वाले साल के लिए और अगली वाली साल के लिए। बोले इस वाली साल के लिए क्यों बना रहे हो? वो तो पिछली बार ही बन गया होगा। करंट ईयर के लिए क्यों बना रहे हो? करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के लिए बनता है। बोले करंट के लिए क्यों बना रहे हो? देखो, करंट के लिए पिछली बार बन गया था, लेकिन अब उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि भाई अब तो हमारे पास एक्चुअल उसके अमाउंट्स है ना। पिछली बार तो हमने आगे आने वाले साल के लिए बनाते हैं, तो वो तो एक मतलब एक सोच रहे हैं फ्यूचर का है, लेकिन अभी तो रिवाइज करते हैं उसको, पिछले वाले बजट को ही रिवाइज मारते हैं, करंट बजट भी बनाते हैं। तो याद रखिएगा भैया, बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिसाइड। ठीक है, अब बजट में क्या क्या आता है भैया? कितने साल के बनते हैं? 2 बोला मैंने जैसे आपको। एक करंट ईयर के लिए बनता है। करंट ईयर के क्या होते हैं? रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। करंट ईयर में क्या होता है भैया? रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक है, और बजट के अंदर और क्या होता है सर? आने वाले साल के लिए बनते हैं, फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बजट में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसका भी बनता है। एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर, इस साल से पहले वाली साल का भी एक्चुअल अमाउंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट कह लो, पिछले साल की तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दी जाती है साथ में। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट वो भी दिए जाते हैं कि भाई उन्होंने बोला था कि इतने की रेवेन्यू होगी, एक्चुअल कितने की हुई वो दिखाएंगे उसके अंदर। एक्चुअल स्टेटमेंट है, एक्चुअल कितना आएगा नहीं, कितना आया, कितना गया,
कहां कहां गया एक्चुअल अमाउंट्स किसके, प्रीवियस ईयर के, प्रीसीडिंग द करंट ईयर, करंट ईयर से पिछले वाला साल। अरे समझ गए ये कौन सा चल रहा है 2025-26, तो 24-25 का इस साल जब बजट आया होगा ना, इस साल जब फरवरी में बजट आया होगा, तो एक तो इस साल का आया होगा, मतलब 24 और 25 के लिए, और एक 25-26 के लिए, और एक इससे पिछले साल के लिए। पिछले साल का क्या दिया होगा, बेसिकली 25-26 तक चल रहे हैं ना, तो 24-25 का क्या दिया होगा इन्होंने, एक्चुअल फिगर्स, कि कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया, वो भी आता है। समझ गए अरे क्या कह रहा हूं मैं। तो बजट बनता है 2 साल के लिए। कौन कौन सा साल हो गया, करंट ईयर, मतलब 2025-26 के लिए आया होगा फरवरी में, करंट ईयर के लिए बना। फिर प्रीवियस ईयर का एक्चुअल अमाउंट दिया होगा 24-25 का, और भाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी देते हैं हम, 2026-27 का भी बनाया। तो 2 साल, अब बोलिए तो 3 हो गए। अरे 3 कैसे हुए, वो तो पिछले, वो तो करंट एक्चुअल अमाउंट है ना। बजट तो किसके लिए बनाया गया है, प्लानिंग किसके लिए करी गई है, 2 ही तो हुए। अरे आगे बात समझ में, बजट कितने साल के लिए बनता है, 2, करंट ईयर और उसके अगले वाले साल। पिछले साल का तो एक्चुअल अमाउंट देते हैं हम, प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो। तो आगे आ जाओ भैया फटाफट, देखो। क्या होता है, बजट लाने से पहले याद करो, पहले वो देखिए पुरानी पिक्चरें, कोई भी वो राजा महाराजा आता था तो पहले ढिंडोरा पीटा जाता था। अरे जब राजा महाराजा अपने महल में जा रहे हैं, अपने उसमें आए हैं वापस, लड़ाई उड़ाई करके फिर से आते हैं, तो आता ना वो ढिंडोरा, जो बड़ा सारा वो होता था। ढिंडोरा का मतलब समझिए, मंदिरों में बजता है, बड़े बड़े मंदिरों में बड़ा सारा होता है, डूम 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 डूम। वैसे ही होता है बजट स्पीच। वो क्या करता था ढिंडोरा पीटने में, वो यही करते थे कि बोला, सुनो सुनो सुनो, आज हमारे यहाँ पे महाराजा धीराज पधार रहे हैं, ऐसे बताते थे ना। ये भी वही काम है इनका, बजट स्पीच का भी वही काम है। इट इज टू बेसिकली टू इन्फॉर्म द पीपल दैट आज हम बजट प्रेजेंट करने वाले हैं। बजट स्पीच एक तरीके का ढिंडोरा पीटना है कि भैया अभी हम इस साल का बजट लाने वाले हैं, क्लियर है। और उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो अपने आ जाना भैया घर से निकल करके, समझ में आ गई मेरी बात। उनको बुलाते हैं एक तरीके से, इट्स अ सर्कुलर नोटिस काइंड ऑफ अ थिंग। और बजट स्पीच में कितने डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कल बताया था मैंने, 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, तो बजट स्पीच में क्या होता है, द बजट स्पीच इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इट ड्रॉज अटेंशन। कहा ना मैंने, सुनो सुनो सुनो, आज हम बजट लाने वाले हैं, होशियार खबरदार, वैसे करते हैं ना, वैसे वही है। So it draws attention to the proposed policies and programs of the government। तो भाई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को एक तरीके से बताया जाता है कि भाई अब क्या लाने वाले हैं, आने वाले साल का प्रपोज्ड पॉलिसीज, बजट सब लाने वाले हैं, क्लियर है। और फाइनेंस मिनिस्टर देता है, कौन देता है बजट स्पीच, फाइनेंस मिनिस्टर देता है डिटेल्ड बजट स्पीच। इसलिए ताई जी आती है पहले, बजट जब आएगा तो पहले कौन लेगा बजट स्पीच, ताई जी, निर्मला सीतारमन देती है, समझ में आया। एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट बिफोर द लोकसभा। तो बजट स्पीच लोकसभा में होती है, ये भी क्लियर कर लो, बजट स्पीच कहां होती है, लोकसभा। और जब बजट स्पीच लोकसभा में होती है, ठीक है, तो बजट स्पीच के अंदर क्या क्या होता है भैया, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बजट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है, 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सब लिखने नोट्स, मतलब अच्छे से आपको उसमें याद होने चाहिए, ये सब आएगा। पार्ट ए, पार्ट बी, क्वेश्चन आता है पार्ट ए में क्या होता है और पार्ट बी में क्या होता है, ढंग से सुनो भाई। पार्ट ए ऑफ द बजट स्पीच रिप्रेजेंट्स व्हाट, क्या क्या होता है उसमें, करंट हालात, इट गिव्स एन आउटलाइन, एक ओवरव्यू देता है किस चीज का, ऑफ द प्रिवेलिंग करंट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, देश के करंट हालात कैसे चल रहे हैं, इसका एक ओवरव्यू दिया जाता है कि देश में ये इकोनॉमी इस प्रकार से चल रही है, इन्फ्लेशन इतनी चल रही है, महंगाई चल रही है, सब बताया जाता है। तो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को बताया जाता है, प्लस एंड द बजट एस्टिमेट्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आने वाले साल के बजट एस्टिमेट्स बताए जाते हैं, थोड़े थोड़े मोटा मोटा बताया जाता है, क्योंकि अभी बजट आया कहां, नहीं बजट नहीं है, ये तो बजट स्पीच चल रही है। क्या चल रही है, बजट स्पीच, समझिए। इसमें ऊपर ऊपर से बताते हैं सिर्फ, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, हम कितना फंड रेज करने वाले हैं इस साल, हमने कितना टैक्सेस से पैसा
मतलब इस बार हमको कितना रेस करना है पैसा टैक्सेस से, बोरोइंग से, वो हम लगभग लगभग थोड़ा सा बताते हैं। और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्चा करेगी, कौन कौन से सेक्टरों में खर्चा करेगी। बोले यार 4 IIM बनाने वाले हैं, 2 अस्पताल एम्स बनाने वाले हैं, ये सब बताया जाता है मोटा मोटा। बोले 4 एयरपोर्ट को डेवलप करेंगे, तो ये गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करेगी मोटा मोटा थोड़ा सा बताया जाता है। साथ में पार्ट बी में क्या आता है, टैक्सेशन प्रपोजल्स। क्या टैक्स की रेट्स रहेंगी, किसको रियायत मिलेगी, किसको रिबेट मिलेगी, आम आदमी के ऊपर क्या आएगा भाई साहब, मिडिल क्लास के लिए क्या है, अपर क्लास के लिए क्या है, लोअर क्लास के लिए क्या है, थोड़ा सा बताया जाता है टैक्स प्रपोजल। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये सारी चीजें बताई जाती है। सो पार्ट बी में क्या आता है, द गवर्नमेंट टैक्स प्रपोजल्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है किसी बात। तो टैक्स प्रपोजल्स बताए जाते हैं, और साथ में it details the progress of the government has made on various developmental measures। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया जाता है। बोला हमने पिछली साल ऐसे ऐसे बताया था, वादे किए थे, और ये हम उन पे खरे उतरे। ठीक है, कि बोला था यहां लगाएंगे और इतने तक का काम हो चुका है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताई जाती है। तो ये सब पार्ट ए पार्ट बी पता होना चाहिए सब। ठीक है जी, आगे बढ़े। बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहना, प्रगति अगर ले सकते हो तो, है ना, अंडर हाईलाइट कर रहा हूं जैसे। देखो भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो होता है बजट। बजट इज व्हाट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट में क्या क्या आता है बोलो, क्या क्या 3 डॉक्यूमेंट आते हैं बजट के साथ में। बजट में क्या क्या होता है, बजट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और बात, बजट में बजट के साथ गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी जाते हैं। तो सुनिएगा, गवर्नमेंट के 3 अकाउंट्स होते हैं। कितने अकाउंट, अरे गवर्नमेंट अकाउंट के कितने होते हैं, 3 सेपरेट पार्ट्स। तो सुनिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट उसको क्या देते हैं, इट गिव्स देम द राइट टू यूज दैट अकाउंट। अटॉर्नी, जैसे वो होता है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दी जाती है, बोला आपसे आपका अधिकार है, यूज कर सकते हो आप इसको, तो वो पब्लिक अकाउंट होता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किसी कंट्रोल में होता है, प्राइम मिनिस्टर के। ये कंटिजेंसी किसके कंट्रोल में होता है, प्रेसिडेंट के। क्लियर है। और पब्लिक अकाउंट क्या है, इट गिव्स द अथॉरिटी टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट टू यूज दीज फंड्स। उनको देनी पड़ेगी ना अथॉरिटी, सौंपना पड़ता है जिम्मेदारी। चलो अब देखो भाई, बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, द लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट्स। बजट डॉक्यूमेंट्स में भाई साहब सिर्फ बजट की एक स्टेटमेंट थोड़ी होती है। बजट डॉक्यूमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आने वाले साल का, कहां से पैसा आएगा, कहां का, वेयर द मनी कम्स फ्रॉम, वेयर द मनी गोज। फिर डिमांड फॉर ग्रांट, सभी राज्यों की जो जरूरतें हैं, कितना वो ग्रांट्स व्रांट्स मांग रहे हैं हमसे, वो होता है। 2, तीसरी चीज क्या आती है, फाइनेंस बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल से पहले कौन सा बिल आता है, अप्रोप्रिएशन बिल। क्या नाम है, ठीक है। फाइनेंस बिल के बाद चौथी चीज क्या है, FRBM एक्ट ने बोला है कुछ स्टेटमेंट्स कंपलसरी हैं। कुछ स्टेटमेंट कंपलसरी है सर, कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। बताना पड़ेगा सरकार को, पहले नहीं बताते थे कि क्या अभी करंट हालात हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिखाते थे, लेकिन अब दिखानी जरूरी है, FRBM एक्ट ने बोला है। और क्या बनाना जरूरी है, FRBM एक्ट ने क्या बोला है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। तो याद रखना, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी। बेटा गलती से भी मत भूल जाना, फ्री के नंबर है सर। मैं इनमें गलती करोगे तो क्या बेवकूफी वाली बात ही करोगे आप, एज इट इज क्वेश्चन आने वाले लगे सीधे की सीधे। सर मैं, इसके अलावा 9 अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो मेन वाली चीज को सपोर्ट करते हैं। एनेक्सर होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। अरे भी बैलेंस शीट देखी होगी, बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम होता है उसका नोट्स टू अकाउंट्स लगाते हैं पीछे, वैसे यहां पर होता है। ठीक, चलो आगे आ जाओ भाई साहब। फिर कल बताया था मैंने आपको, 2 कुछ ऐसे पद होते हैं जिनकी सैलरी, जिनका जो इमोल्यूमेंट्स है वो अलग से बजट, नॉर्मल वाले बजट में अलग से सेपरेटली शो किए जाते हैं। वो कौन कौन है, बताया था कल मैंने, द इमोल्यूमेंट्स एंड द बेनिफिट्स अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इमोल्यूमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई रैंकिंग पर्सनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो संवैधानिक पद जिनको मिला हुआ है, ठीक है, उनको भाई साहब क्या मिलता है, दे आर चार्ज्ड from the on the consolidated fund of India and are not subject to vote of parliament।
उनके अमाउंट्स के ऊपर पार्लियामेंट कभी वोट या डिस्कशन नहीं करता। समझ में आया कि यार राष्ट्रपति की तनख्वाह, राष्ट्रपति को क्या बेनिफिट्स दे रहे हो तुम, वो तो यार उस गाड़ी में जाती है। राहुल गांधी है कुछ बोल सकता है, इसमें नहीं बोल सकता। आगे बस में तोड़ देंगे उसके हाथ पैर। किस किस में, इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर पंचायती नहीं हो सकती, कोई वोट वगैरह नहीं हो सकता। क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। ये अटमोस्ट रेस्पेक्ट वाले लोग हैं। मोदी को गाली बक सकते हो तुम, प्राइम मिनिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको नहीं बोल सकते भाई साहब। वो दे आर द अटमोस्ट पोजिशंस ऑफ द कंट्री। संविधान ने उनको वो पद दिया है, संविधान को फिर सबसे सुप्रीम माना जाता है ना अपने देश के अंदर। सही है। सो दीज आर, इनका जो होता है खर्चा, इनका जो खर्चा है दे आर इंडिकेटेड सेपरेटली इन द बजट, सेपरेटली उनको दिखाया जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, आगे बढ़े। एक और बात कल बताई थी मैंने, इलेक्शन वाले साल में 2 बार आता है बजट। बाय कन्वेंशन इन इलेक्शन ईयर में द बजट में बी प्रेजेंटेड ट्वाइस, क्योंकि जिस साल इलेक्शन है भाई, इलेक्शन के बीच में ही बजट का समय है, अरे बजट भी उसी दौरान होता है। तो क्या होता है, अब इलेक्शन के टाइम पे जैसे मान लो मोदी जी का इलेक्शन आएगा 2029 में, तभी बजट का भी टाइम होता है। तो पहले एक बजट आता है, वो बजट वो क्यों बना रहे हैं, वो बजट एक इंटरिम बजट है, वो इसलिए ला रहे हैं टू सिक्योर देयर वोट, ताकि उनको वोट मिले। बोले ये हम, अगर हम आपने हमको जिताया तो हम ये वाला बजट लाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से बहुत सारे प्रॉमिसेस होते। सो जो पहला वाला बजट होता है वो क्या होता है, द फर्स्ट वन इज टू सिक्योर द वोट। ठीक है, कि भाई ताकि आप लोग जनता उस बजट से खुश होके उनको वोट दे दे। फिर जब वो जीत जाएंगे, अगर वही जीत गए, हो सकता है दूसरा भी तो जीत जाए, तो अगर मान लो वही पार्टी जीत गई तो फिर वही वाला बजट को क्या कर देते हैं, फाइनलाइज्ड। बोला हाँ भाई जो अपने बोले थे वही फाइनल। तो 2 बार आता है बजट, याद रखिएगा। सो पहला आता है चुनाव से पहले, टू सिक्योर द वोट ऑफ थैंक्स, वोट बेसिकली अपने वोट रखने के लिए। एंड उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर और द फुल फ्लेजेड बजट। उसके बाद आता है जीतने के बाद क्या आएगा, फुल फ्लेजेड बजट। आगे बात समझ, 2024 में हुए थे चुनाव, 2024 में 2 बजट आए थे, एक वोट चुनाव से पहले, चुनाव होने से पहले, फिर जब मोदी जी जीत गए फिर आया फुल फ्लेजेड बजट। हो गया, आगे आ रहा भाई साहब। देखो भाई, तो बजट जो आता है वो 2 स्टेजेस में आता है। कैसे, द बजट इज डिस्कस्ड इन 2 स्टेजेस इन दी लोकसभा। 2 स्टेजेस, लोकसभा में 2 स्टेजेस में डिस्कशन होता है। पहले एक जनरल डिस्कशन, बजट आ गया प्रेजेंट कर दिया, अब एक जनरल डिस्कशन सारी चीजों पे होगा, सारी चीजों पे मोटा मोटा एक डिस्कशन होगा। उस डिस्कशन के बाद उसे एडजॉर्न कर दिया जाता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती है। फिर जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, जितने भी देश की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अरे पॉलिटिकल पार्टी समझते नहीं तो ये शब्द ऐसे समझते रहोगे आप, जीवन में अकाउंट्स और टैक्स ही थोड़ी होता है भाई, जीवन में ये बातें पता होनी चाहिए बहुत ज्यादा। क्या होती है स्टैंडिंग कमेटी, नहीं तो न्यूज देखते रहोगे कुछ बल्ले नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है न्यूज में। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, जो मेन पार्टी पोजीशन में है उसके अलावा जितनी भी पार्टीज हैं उनके भी नुमाइंदे, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है। तो जब एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, उस स्टैंडिंग कमेटी में जो अभी जिसकी सरकार है, मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार की कैबिनेट होती है, मेन मिनिस्टर्स प्लस अदर पार्टीज, तुम्हारे राइवल्स, वो जो मेन पार्टीज हैं उनके भी बंदे बुलाए जाते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी। समझ में आ गया। तो 2 स्टेजेस में लोकसभा में चर्चा होती है, पहले जनरल चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन, उसके बाद पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाता है, एडजॉर्न कर दिया जाता है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी फिर डिस्कस करती है, स्टैंडिंग कमेटी डिमांड फॉर ग्रांट्स, सेकंड चीज थी लिस्ट में, याद करो। बजट के बाद में क्या आता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, सारे राज्यों की जो जरूरतें हैं उनके ऊपर बातें होती है कि भाई वो कल बताया था ना ममता दीदी वाला, ऐसे भूतों की तरह बैठते हो ना भाई साहब, जैसे कुछ पढ़ाई नहीं, कल ही पढ़ाया था मैंने। ममता दीदी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, सारे राज्य वाले जो है वो अपनी ग्रांट्स की, उनकी ग्रांट्स पे चर्चा की जाएगी कि इनको ग्रांट्स उतनी जितनी मांग रहे हैं उतनी देनी ही नहीं देनी है, या कम करनी है, बट कम भी कर सकती है लोकसभा, कट मोशन बोलते हैं उसको। ठीक है, उनकी डिमांड्स को कट भी कर सकते हैं और चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। ये सारे डिस्कशंस कहां पर हो रहे हैं,
स्टैंडिंग कमिटी में हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं? स्टैंडिंग कमिटी में। दीदी ओ दीदियों, आपको आता है क्या दोनों को? आ जाओ, आप एक बार पढ़ा दो इधर, ये भी पढ़ ले, फिर आता है ये तो पढ़ लो, पढ़ लो। कोई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा हो तो आप बता दो। पढ़ा आपके यार, वो मजे ही नहीं रुक रहे, अभी रिजल्ट खराब आ जाएगा फिर। बजट के दो डिस्कशंस होते हैं भैया, दो स्टेजेस के अंदर लोकसभा में। पहले एक जनरल डिस्कशन होता है ऑन द बजट एज अ होल, पूरे बजट पे डिस्कशन होता है। उसके बाद क्या कर दिया जाता है? हाउस इज एडजॉर्न फॉर अ फिक्स पीरियड, कुछ समय के लिए उसे एडजॉर्न कर देते हैं। उसके बाद इस समय में जब वो बंद है हाउस, पार्लियामेंट में अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, मतलब बंद है, द डिमांड फॉर ग्रांट्स इज डिस्कस्ड इज कंसीडर्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी कंसर्न। समझ में आ गई मेरी बात? तो स्टैंडिंग कमिटी में ये सारे लोग होते हैं जो मैंने बताया, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये सब होते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको बढ़ाएंगे, कम करना है, जो भी है वो सारी बातचीत हो जाएगी। उसके बाद लोकसभा में फिर से कहानी चालू होगी। लोकसभा हैज द पावर टू कंकर और टू रिफ्यूज। कंकर मतलब दे देना, अग्री, तो वो दे भी सकते हैं और उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। दे कैन इवन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट सॉट बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है? उसके बाद बजट राज्यसभा में लाया जाता है। द बजट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द राज्यसभा सून आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड द बजट स्पीच। जैसी बजट स्पीच आती है ना, उसी समय राज्यसभा में भी रख देते हैं बजट, सेम समय पे। बजट स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर कहां देती है? लोकसभा में, और सेम समय पे राज्यसभा के अंदर भी बजट को लाया रख दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बट याद रखिएगा, राज्यसभा उसके ऊपर वोटिंग नहीं कर सकता। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ठीक है। वो राज्यों की जो डिमांड्स है उनके ऊपर उनसे वोटिंग नहीं कराई जाती राज्यसभा से। वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? उस पर डिस्कशंस, पंचायती कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी सुझाव दे सकते हैं, उस पर वोट नहीं दे सकते। किसी को देनी ही नहीं देनी, वहां पे कोई वोटिंग नहीं होती। समझ में आ गई मेरी बात? देर इज ओनली अ जनरल डिस्कशन, दे कैन नॉट वोट। ये बात समझ में आ गया सभी को? वोटिंग सिर्फ कहां होती है? लोकसभा की। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। जनरल डिस्कशन होने के बाद, अब सुनना यहां से कहानी। जनरल डिस्कशन होने के बाद क्या होता है? आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट प्रपोजल्स एंड वोटिंग वगैरह हो जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स की। डिमांड फॉर ग्रांट्स पे वोटिंग भी हो गई लोकसभा में। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? अप्रोप्रिएट करना, मतलब अब हम, ये बिल क्या करता है? ये सरकार को, मोदी सरकार को, या जो भी भारत सरकार जिसकी सरकार बनी हुई है, उसको ये हक देता है, एक राइट देता है कि आप उस फंड में से पैसे खर्च कर सकते हो। अधिकार भी तो देना जरूरी है, अप्रोप्रिएशन बिल, कि आप अब उस फंड से अप्रोप्रिएट कर सकते हो, यू कैन स्पेंड द अमाउंट, ठीक है। इजाजत भी तो देनी होती है ना, तो ये देता है अप्रोप्रिएशन बिल। द अप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भाई सरकार को पहले इजाजत तो दोगे ना तुम, कि भाई इस फंड से अब तुम पैसा खर्च कर सकते हो। किससे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसके कंट्रोल में होता है? पीएम, ठीक है। उसके बाद बताया था कट मोशन। अरे कट मोशन का मतलब क्या होता है? द मोशन, जो प्रस्ताव लाया जाता है, कुछ राज्यों की सरकारें हैं, मान लो मोदी जी को पसंद नहीं, वो परेशान करती है मोदी जी को, बार बार बुरा बुरा बोलती है, तो मोदी जी को पसंद नहीं है। मोदी जी चाहे तो क्या कर सकते हैं? उनकी डिमांड्स को कट कर सकते हैं, उसके लिए प्रस्ताव ला सकते हैं। सो द मोशंस फॉर रिडक्शन टू द वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स आर मेड इन फॉर्म ऑफ कट मोशन। उसे क्या कहा जाता है? कट मोशन। कट मोशन क्या होता है? जो लाया जाता है टू रिड्यूस द सम सॉट बाय द गवर्नमेंट। तो राज्य सरकारें जो सम्स मांग रही हैं, जो पैसा मांग रही हैं, उसे घटाने के लिए क्या लाया जाता है? कट मोशन का प्रस्ताव लाया जाता है। तो अप्रोप्रिएशन के बाद, अप्रोप्रिएशन बिल के बाद कौन सा बिल आता है? बोलो भैया। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद जो बिल लाया जाता है उसे बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल होता है असली में मेन टैक्स वाला बिल, जिसका सबको इंतजार रहता है। सबको इंतजार किस बिल का रहता है? इसी बिल का रहता है। सारे न्यूज चैनल्स और मेन सब कुछ, क्योंकि वो सारा उसकी स्टोरी बनाते हैं। आम आदमी के लिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए क्या है, वो सारे ज्ञान उसी पे चलता है, सारी बातचीत।
ठीक है। सो द फाइनेंस बिल लाया जाता है। फाइनेंस बिल बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन प्रपोजल आने वाले साल के लिए, नई स्लैब, नई रेट्स, ये सब होता है उसके अंदर। समझ में आ गया। तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द जनरल बजट। तो जनरल बजट जब आया था उसके जस्ट बाद क्या लाया जाता है, फिर बेसिकली उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है किसको, टैक्स, ये जो टैक्सेशन बिल बोल लो या फाइनेंस बिल बोलना है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब है। एक और फाइनेंस बिल कब पास होता है, उससे पहले क्या पास होता है, अप्रोप्रिएशन, उसके बाद ही तो है। तो याद रखना, फाइनेंस बिल इज ऑलवेज टेकन अप फॉर कंसिडरेशन आफ्टर द पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। तो अप्रोप्रिएशन बिल लाने के बाद ही फाइनेंस बिल लाया जाता है। ठीक है भैया। पार्लियामेंट को फाइनेंस बिल कितने दिन में पास करना होता है, विद इन द 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, वो पास हो जाना चाहिए टोटल। आज आया, आज से गिनती चालू, 75 दिन में वो पास हो जाना चाहिए मिनिमम। चलो तो बस खत्म होने वाला है। ऑन द लास्ट डे, कल बताया था मैंने, लास्ट डे पे क्या लिया जाता है, जो जो चीजें रह गई, कुछ डिमांड्स, कुछ राज्य, कुछ यूनियन टेरिटरीज जो छोटी मोटी हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस नहीं हो पाए, तो लास्ट डे पे सिर्फ डायरेक्टली क्या करवा ली जाती है, वोटिंग। बोला हाँ भाई, मोमता दीदी को देना है क्या, यस और नो, यस, बोले चलो दे दो। बोले पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी, बोले ये मांग रहे इतना यार, इनको देना है क्या, वोट करो, बस कोई डिस्कशन नहीं होता। तो एक तरीके से उसको बोलते हैं जिलोटीन आर। ठीक है। सो याद रखिएगा, ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे क्या होता है भैया, ऑन द लास्ट डे अलॉटेड फॉर डिस्कशन, द स्पीकर पुट्स, जो स्पीकर होता है सभा का, राज्य लोकसभा का, वो सारी आउटस्टैंडिंग जो भी रह जाती हैं, रिमेनिंग डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो उनको वोट ऑफ द हाउस, मतलब उस पर डायरेक्टली वोटिंग के लिए वो बोल देता है, बोले वोट करेंगे भैया। चलो जिलोटीन का काम टाइम चालू हो गया, मतलब नाउ इट्स द टाइम टू वोट। कोई डिस्कशन नहीं है, जो जो बच गई सब वोटिंग करेंगे डायरेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिलोटाइन, कुछ बोलते हैं गुलिटाइन, कुछ बोलते हैं जिलोटाइन, सबका इंग्लिश की छोटी बड़ी करते हैं। इट्स अ डिवाइस। तो जिलोटीन बेसिकली क्या है, इट इज अ डिवाइस फॉर ब्रिंगिंग द डिबेट टू एन एंड। बोला आपको डिबेट नहीं हो गई भाई, डिबेट हो गई, जितनी होनी थी, जो जो बच्ची है रिमेनिंग फटाफट करो, टाइम कम है। इसको बोलते हैं जिलोटीन आर। सो इट पुट्स द एंड टू ऑल द डिबेट्स। कोई चर्चा वर्चा नहीं, सीधे वोटिंग, बस बहुत हो गई बातचीत, ऐसा बोलते हैं। क्लियर है, अरे बोलो यस और नो। एक और बात याद रखना, फाइनेंस बिल जैसे ही पास हो जाता है लोकसभा में, जैसे ही लोकसभा में पास हो गया, ऐसे डायरेक्टली दोनों हाउस में नहीं देते, पहले यहां से जब पास हो जाएगा ना टैक्सेशन वाला बिल, तो वो कहा जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा को 14 दिन में लौटाना है उसे। राज्यसभा में उसमें कोई चर्चा हो सकती है, वोटिंग नहीं होती। तो सिर्फ वो अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सुझाव वगैरह अपने दे सकते हैं, किसको, लोकसभा को, कि बोले यार ये हमारे सुझाव हैं। अब ये लोकसभा की इच्छा है, माने या नहीं माने। लोकसभा मतलब एक तरीके से यार चुनी गई है, समझ लो, वो चुन के आई है, वो बात माने नहीं माने उसकी इच्छा। समझ में आ गई मेरी बात। तो याद रखिएगा, आफ्टर द फाइनेंस बिल हैज बीन पास्ड बाय द लोकसभा, इट इज ट्रांसमिटेड टू दी राज्यसभा। कहां लाया जाता है उसे, राज्यसभा में, रिकमेंडेशंस के लिए, सिर्फ सुझावों के लिए। एंड अब इसको क्या बोलते हैं, मनी बिल। नाउ इट्स कॉल्ड अ मनी बिल। सो राज्यसभा को रिटर्न करना होता है उस बिल को विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज, विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। अच्छा लगा तो डायरेक्टली ऐसे ही रिटर्न कर दो, बोला हाँ भाई अच्छा लगा। अगर नहीं लगा, कुछ सुझाव है तो रिकमेंडेशंस दे दो, लेकिन याद रखना तुम्हारे सुझाव की इज्जत नहीं है, मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। द recommendations of the Rajya Sabha may be accepted or rejected by the Lok Sabha. May be accepted or rejected. राज्यसभा में ज्यादातर लोग कैसे बैठते हैं देखा नहीं कि तुमने, नॉमिनेटेड है। अमिताभ बच्चन की बीवी बैठती है उसमें, समाजवादी पार्टी की तरफ से, यूपी में है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वाली, उसकी तरफ से नॉमिनेटेड है, होती है, नॉमिनेट करते हैं। सचिन भी था राज्यसभा का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विजय माल्या जो देश छोड़ के भाग गया, वो भागा तो कुछ भी नहीं हो, क्या ही भागे, वो भागना तो जो भी है छोड़ो, लेकिन वो भी वो रहा हुआ है राज्यसभा का मेंबर भाई। तो इनको
नॉमिनेट किया जाता है। ये कोई चुनाव लड़के जो थोड़ी जीत के आए हैं। वो अमिताभ बच्चन की बीवी को देखा कि तुमने बावली पूछे वो दिमाग से, मंदबुद्धि, बोलने की तमीज नहीं है, जो शिष्टाचार है, बात करने की तमीज नहीं है किसी छोटे से किसी से। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग वहां पे बैठ रहे, आप खुद देख लो। उनके सुझाव मानेंगे वो उनके सुझाव मानेंगे वो। 4 बार हर साल में 2-3 बार तो वो सुनती है, वो उसको डांट फटकार लगाई जाती है, बोले ज्यादा मत बोला कर, कम बोला कर, कुछ भी बोलती रहती है वो। स्पीकर को बोल रही है, बोला आपने मेरे को ढंग से नहीं बोला। बोला मैं स्पीकर हूं बूढ़ी पागल, स्पीकर हूं स्पीकर। स्पीकर को संवैधानिक एक रिस्पेक्ट है, चाहे वो उम्र में छोटा हो तुमसे, लेकिन वो स्पीकर का संवैधानिक पद है। मैंने कहा ना आपको, उस पद की अपनी एक गरिमा है, उसको वो थोड़ी डाउन कर सकता है, उसको वो थोड़ी क्वेश्चन कर सकती है। बोला आपने ऐसे कैसे बोल दिया, पागल है कि तू कहां बोल रही, सोच तो ले। खैर अपन क्या करें, बेचारा अमिताभ बच्चन परेशान है तो पूरे जीवन भर अलग घर में रहते हुए उसको हो गया। अपन लोगों को कुछ नहीं पता होता इनके बारे में। आप लोगों को जो लगता है इनका जीवन कोई अच्छा थोड़ी होता है, आपको लगता है ना द लाइफ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ करोड्स इज अ हैप्पी लाइफ, कुछ नहीं, फर्जी लाइफ है इनकी। अलग घर में रहते हैं, आज से नहीं बहुत सालों से, कब से बनती नहीं है, अलग घर में रहते थे। लेकिन जब दिखता है ना मीडिया में तो कैसे दिखता है, और सब साथ में, वो सब साथ में पार्टियों में जाते हैं, सब के अलग मामले रहते हैं। और क्या, एक दूसरे, तुम्हें लगता है लखन देखे उनके सबका अपना अपना माहौल चल रहा है भाई साहब। चलो खैर, हम क्यों दिमाग लगाएं। 2017-18 से पहले रेलवे का बजट अलग से आता था, लेकिन 17-18 के बाद मोदी जी ने बोला यार अलग अलग क्या नाटक कर रखा है, इसमें डालो, इंक्लूड हो गया किसके अंदर, वो बजट में। तो बेटा ये सारी बातें आनी चाहिए, और ये बातें अगर फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो मजा आएगा ये चीजें करने में, समझ में आया। सिविक्स है, सिविक्स बचपन में पढ़ते थे ना, सिविक्स वो चल रही है कि बजट कैसे आता है, कौन लाता है, क्या किसकी सैलरी क्या है, सब पढ़ते हैं। अब क्या बात करो, आप ये क्या देख रहे हो, मैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, एक एक किस किस की सैलरी कौन देता है, क्या होता है, कैसे पास होता है, सब एक्ट में पढ़ाया जाता है। एक नॉर्मल हाई कोर्ट के जज से लेके उसकी सैलरी कैसे बनती है, सब कुछ पढ़ा है हमने। ये छोटी मोटी चीजें हैं भाई, मन से पढ़ो, अच्छा लगेगा, मन तो लगाना पड़ेगा। अब आप भी सोचो बोले नहीं मेरे मन के सब्जेक्ट्स आ जाएं, मेरे मन के टॉपिक्स आ जाए, तो फिर बेटा मन वाला ही जॉब कर लो भाई। मन के हिसाब से थोड़ी चीजें होती है भाई, जो चीजें जरूरी है समझना वो तो जरूरी है। सोचो सीए बन गया और यही नहीं पता कि टैक्स कैसे आता है, बजट, कितनी बेवकूफी की बात होगी। कभी सोचो बेइज्जती की बात होगी बहुत बुरी वाली, अगर कहीं बातचीत हुई कभी मान लो और तुम्हें ये नहीं आता, तो ये तो बेइज्जती की बात हुई। सीए बन गया और ये तो पता नहीं बजट कैसे बनता है, कौन लाता है, ये कौन है, ये कौन ला रहा है, ये अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, पूछोगे तो शर्म आएगी। शर्म से ज्यादा भाई साहब वो बेइज्जती कर सकते हैं, फिर कहे सीए हो तुम्हें ये तो पता नहीं है। समझ में आ गया। सो याद रखिएगा, आफ्टर फ्रॉम 2017-18 द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, मतलब बेसिकली क्या होता है, द रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया, was the merger of the railway budget within the general budget। ठीक है, तो FY ईयर 2017-18 से रेलवे का बजट उसी मेन वाले बजट में आने लग गया, पहले वो अलग दिखाया जाता था। चलो कदम, तो यहां से भी रीड करा दिया भैया, 2 जगह से करा दिया, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। समझ में आ गया कि सभी को। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू पढ़ा दिए थे कि मैंने, CBDT CBIC, ऐसे देखते हैं जैसे नया नया कोई वो देख रहे हैं भाई साहब, आधे तो बोलो बढ़ा दिया था भाई। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, अपन ने रेवेन्यू की प्रोफाइल पढ़ ली थी, एक्सपेंडिचर की नहीं पढ़ी थी। सरकार की कमाई कहां कहां से आती है वो पढ़ लिया था, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स वाली रिसिप्ट और नॉन टैक्स वाली रिसिप्ट, टैक्स वाली में दोनों पढ़ ली थी, CBDT CBIC। अब खर्चे की बात कर लेते हैं। देखो भाई खर्चे ये सारे दे सकते हैं, मतलब ये कई बातें इसमें बोली गई है, तो मेन बात पे आते हैं डायरेक्टली। पब्लिक एक्सपेंडिचर, जनता के ऊपर जो सरकार खर्चा करेगी, तो याद रखिएगा सरकार कौन कौन सी चीजों पे खर्चा करती है, तो सरकार बहुत सारी चीजों पे खर्चा करती है भैया। देखो क्या कह रहा है वो, ऐसे एक बार रीड आउट मान लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए एंड इस नंबर पे करा रहा हूं, नहीं तो पहले ही करा देता। ठीक है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करना है सरकार को जनता के ऊपर, उसे भी पहले प्लान करना पड़ता है।
कि कहां कहां खर्चा करेंगे, समझ गए। और वो किस हिसाब से किया जाता है, द पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड गिवन लेवल्स ऑफ आउटपुट एंड अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बहुत सोच समझ के डिसाइड किया जाता है कि हम क्या क्या करेंगे, कितने पढ़ाई पे एजुकेशन पे लगाएंगे, कितना रोड ट्रांसपोर्ट पे लगाएंगे, कितने एयरपोर्ट सी पोर्ट ये बनाएंगे, कितना कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ाएंगे, समझिए, कितने गांव में लगाएंगे, कितने अर्बन में लगाएंगे, कितना एग्रीकल्चर में लगाएंगे, कितना पावर जनरेशन में लगाएंगे। ये सब पहले ही सोचा जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके दिमाग में आपके गोल्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए खर्चे को डिसाइड किया जाता है। क्लियर है। और भैया खर्चा है तो जेब से पैसा जा रहा है, खर्चा है तो सोच समझ के लगाया जाएगा, बिकॉज इससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कैन बी एक्सटेंसिव एंड फार रीचिंग इफेक्ट सच एज, अगर आपने ढंग से सोचा नहीं, सोच समझ के खर्चे नहीं प्लान किए, तो हो सकता है आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपको नुकसान भविष्य में बहुत ज्यादा हो सकता है। सर क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर सोच समझ के नहीं किए खर्चे? तो अनप्रोडक्टिव वाली जगह कर दिए, वेस्टेज कर दिया खर्चों की, तो क्या हो सकता है देश में? लार्जर डेफिसिट्स, जो तुम्हारे फिस्कल डेफिसिट है, बहुत ज्यादा घाटे में हो जाओगे बजट में, उसकी वजह से तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? हाई टैक्सेशन, उसको रिकवर करने के लिए। अगर गलती से ज्यादा फर्जी खर्चे, ज्यादा ही खर्चे फालतू के कर दिए तो समझ में आया? तो कमाई के साथ साथ खर्चों को भी बहुत ढंग से प्लान करना बहुत जरूरी है, सोच समझ के, बिकॉज इससे ये सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो और क्या क्या हो सकता है? लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकती है, कम हो सकती है। फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज एल्सवेयर, अगर आपने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए तो कहीं जब जरूरी है वहां के लिए क्या पड़ जाएंगे? कम। ठीक है। ग्रेटर डेट बर्डन इन द फ्यूचर, आने वाली जो जनरेशन है उनके ऊपर क्या पड़ जाएगा? डेट बर्डन पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, पूरा जीवन उनका कर्जे में ही निकल जाएगा। समझ में आ गई? आज तक बहुत कर्जे चुका रहे हैं हम लोग, इसलिए देश की प्रगति होगी कहां से? पुराने कर्जे ही भर रहे हो तुम। कौन से कर्जे? मनमोहन सरकार के, एमएमएस, अरे मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उससे पहले वाली सरकारों के कर्जे अभी तक चल रहे हैं। मैं इसलिए तो बोलता हूं इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आज आप और मैं अगर कहीं से लोन लें, कर्जे लें, और हम चुका ना पाए तो हमारी तो लग्गा लग जाती है भाई, घर बार बिक जाता है, सब बिक जाता है। अकाउंटेबिलिटी ये क्यों नहीं भर रहे कर्जा की ईएमआई कैसे नहीं दी, और इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। आए प्रधानमंत्री बने, मजे लिए देश के, सबने लूटा खाया पिया और बोला कर्जे ले लिए, मतलब अगर कर्जे ले लेके भाई साहब खूब खा लिया और फिर बोला टाटा बाय बाय, हमारी सरकार गई, दूसरी बन गई। दूसरी वाली पुराने वालों की चुकाती रहती है, नहीं चुकाएगी तो क्या होगा? आगे से अब आगे उनको लोन नहीं मिलेगा, चुकाना भी जरूरी है। तो मोदी जी ने कई 1-2 साल बीच में चुकाने का काम किया। अब ऑब्वियसली उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट तो आएगा ही ना। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि तुम जब चुका ही रही हो, पुराने वालों के कर्जे चुकाते रहोगे तो डेवलपमेंट क्या होगा? घंटा, कुछ भी नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो बहुत साल मोदी जी ने बीच में 1 या 2 साल इनको चुकाया, जिससे हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है, उधार देगा कौन? नहीं तो बोले यार तुम्हारे पुराने 20-20 साल के कर्जे तो भर दो पहले, वो ही नहीं भरते भाई, वो कब तक देंगे? इसलिए क्रेडिट रेटिंग को इंप्रूव करना जरूरी है। क्रेडिट स्कोर होता है ना, कहा जाए आम आदमी का भी, मैं कर्जे ले लेके अगर भूल जाऊं, डूब जाऊं, सबके पैसे खा जाऊं तो आगे मेरे को कोई नहीं देगा। तो वैसे देश में भी होता है भाई। समझ में आ गई मेरी बात? वही बोल रहा है, डेट बर्डन पुराने वालों के चुका रहे हो, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट 2 प्रमुख कारणों से नहीं हो रहा है हमारे देश में। एक, जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है रैपिडली। दूसरा, जो वो कारण है कौन सा, जो कर्जे वाला। कहां से बचेगा पैसा? दुनिया के देशों में पैसा बचता है। आज आप कमाते हो 100 रुपए, खर्चा होगा 60 रुपए 70 रुपए, तो 30 बचते हैं। लेकिन आपकी जरूरत से ज्यादा जो पॉपुलेशन है देश की, तो देश की कमाई है कम, पॉपुलेशन है जरूरत से ज्यादा, तो फिर कम ही पड़ेगा ना वो हमेशा। और वो भी एक, हमारे देश में डेवलपमेंट होगा कहां से? क्योंकि पूरा पैसा तो कहां खर्च हो जाता है? सिर्फ जनता को रोटी खिलाने में, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर में। सिंपल है। चलो इधर याद रखिएगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में सीबीडीटी, डायरेक्ट टैक्स,
सीबीआईसी पढ़ा था। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है भाई, मिनिस्ट्री तो मंत्रालय तो बहुत बड़ा है ना, मंत्रालय में रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है और एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट भी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिसाइड करता है क्या, अरे क्या डिसाइड करता है कि कौन क्या क्या खर्चे करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से खर्चे करेगी, तो लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से करेगी, तो कहां कहां खर्चा होगा, उस पर कितना होगा, उस पर तो सब कौन डिसाइड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चलो सो यही सब कुछ डिसाइड करती है, सारे खर्चे। क्या क्या काम है बोलो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या काम है इसके, इस डिपार्टमेंट के क्या क्या काम है सारे। मॉनिटरिंग द ऑडिट, मॉनिटरिंग ऑफ द ऑडिट कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, सीएजी सुना है, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का नाम नहीं सुना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कोई बात नहीं। तो वो ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट की भी तो ऑडिटर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट की ऑडिट करते हैं और अपने रिकमेंडेशंस, उनको क्या ऑडिट में मिला, क्या गड़बड़ी मिली, वो लिख के जाते हैं। तो उसको मॉनिटर कौन करता है, उनके काम को, ऑडिटर्स के काम को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक से ऑडिट हो रही नहीं हो रही है, क्या ऑडिट कमेंट्स हुए, ठीक है। साथ में द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन पढ़ा था क्या, फाइनेंस कमीशन वही टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट 1 का तीसरा वाला वीडियो, जो अभी तक नहीं देखा हो तो देख लेना, नहीं तो पढ़ लेनी पड़ेगा कुछ फाइनेंस कमीशन का, समझ में आया। तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को कौन लागू करता है, फाइनेंस कमीशन ने जो बोला उनकी बातों को लागू भी तो करना है, तो लागू कौन करवाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स कौन बनाता है, प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। साथ में इट ऑल्सो असिस्ट द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, कई और मंत्रालयों को भी मदद करता है ये उनको, एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, देश के अंदर पैसा वेस्ट ना हो, सब कुछ कंट्रोल करता है, कॉस्ट वगैरह को कहां खर्चा करना है कहां नहीं करना है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, पुलिस ये कहीं फालतू खर्चा ना कर दें, इन सबको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बोला ना फालतू खर्चा हुआ तो क्या क्या होगा, अभी पढ़ा था ऊपर अपन ने, डेट बर्डन बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, देश की ग्रोथ रुक जाएगी, सब होगा। तो कॉस्ट को कंट्रोल कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। साथ में रिव्यूइंग सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट एंड आउटकम्स, तो सर सारे रिव्यू करता है, सिस्टम वगैरह को चेक करता है, इतना सा याद रखना, मोटी मोटी बातें। ये हो गया, इसके बाद में और क्या क्वेश्चन में आ सकता है वो पढ़ेंगे। देखो भाई मैंने कहा था बजट में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, याद करो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1, डिमांड फॉर ग्रांट्स नंबर 2, नंबर 3 फाइनेंस बिल, नंबर 4 एफआरबीएम के डॉक्यूमेंट्स, 4 होते हैं। उसके बाद में क्या लिखा हुआ था, 9 अदर डॉक्यूमेंट्स विच आर एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता है क्या, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। एक्सपेंडिचर भाई वो जो 9 अदर मैंने वो बताया था ना, नोट्स टू अकाउंट्स, उन नोट्स टू अकाउंट्स में एक होता है एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। सर में आगे क्या भैया, तुम्हारे सत्तू लग नहीं रहे, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है टॉपिक पढ़ने में, छोड़ के जाओगे, नंबर खराब करोगे अपने खुद। ये सब होता है भैया सेंटर के, ये खर्चे याद रखिएगा सब लोग। सेंटर के कौन से खर्चे होते हैं, देखो भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू 6 ब्रॉड कैटेगरीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो 6 कैटेगरीज के अंदर होते हैं। बोला 6 तो दिख ही नहीं रही, 2 ही दिख रही है, ढंग से देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो 6 ब्रॉड कैटेगरीज में होते हैं। एक सेंटर के खुद के खर्चे, सेंटर के खुद के, समझ गए। अब एक तो जो खुद के खर्चे हैं वो, प्लस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड अदर ट्रांसफर्स। एक खुद के खर्चे, जैसे आज अपन है, अपन कमाते हैं, तो एक तो मेरे खुद के खर्चे हो गए, एक जिनको मैं स्पॉन्सर करता हूं, 2 हो गए खर्चे, एक तो मेरे खुद के और एक जिनको मैं स्पॉन्सर करता हूं। तो सुनना, सरकार के 2 खर्चे हैं, एक खुद के और एक जिनको मैं स्पॉन्सर करता है। तो खुद के कौन से खर्चे हैं सरकार के, अरे यार सरकार को चलाने में खर्चे नहीं लगते क्या, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी तो खर्चे चाहिए, उनकी तनख्वाह उनका बांटना, ये मिनिस्ट्रीज चलाना ऐसी थोड़ी है, समझ में आया। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको खुद की जो स्कीम्स है खुद की,
एक तो खुद की स्कीम से, मान लो मैंने कोई स्कीम बनाई तो वो तो मेरा ही खर्चा है ना, और एक दूसरों की स्कीम, मान लो अभिनव की कोई स्कीम है उसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो स्पॉन्सर्ड है, उसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं, वो मेरी नहीं है ना। फर्क समझ गए? ऊपर वाली में वो मेरी स्कीम थी, मैं ही लाया हूं। अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग दोज ऑन सीपीएसईज एंड ऑटोनॉमस बॉडीज। तो भाई याद रखिएगा, तो जो उसके अलावा भी कुछ अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है? देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स मतलब जो दूसरों की स्कीम्स है, राज्य सरकारों की स्कीम है, उसमें कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसको? उसमें थोड़ा सा पैसा कौन दे रहा है? सेंटर। तो उसको भी तो देते हैं, कुछ कुछ खर्चे मेरे खुद के और कुछ दूसरों के वाले में भी मैं हेल्प करता हूं, तो वो ये है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के पैसे वैसे कहां से जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करता है। अदर ट्रांसफर टू दी स्टेट्स, बाकी राज्यों को भी मदद करता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्च होते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज दो होती है, एक खुद के और एक जिनको वो स्पॉन्सर करते हैं। चलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसने बोला 4 साल के लिए बनता है? मैंने नहीं बोला 4 साल के लिए बनता है, मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स ही कभी हो ही नहीं सकते। जब बना था तो वो 4 साल के लिए बनाया था लास्ट, समझ में आया? 17 से 21 के लिए बनता, 4 साल के लिए नहीं है। वो तो बनता है, फिर उसके बाद में बन के उसको फिर उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बताया था मैंने 17 से 21 में बनाया। वैसे जब भी बार बार आएगी वो तो बार बार आती रहती है, चेंज होती है। फाइनेंस कमीशन आपकी सरकार को पसंद नहीं, दूसरी कमेटी बना लो, लेकिन उसके बाद आप उसको चाहो तो आगे फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, उसी वाली को आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे मोदी जी ने किया हुआ है। उसी वाली को आगे और चला लिया, बोला 21 से 26 में भी तुम ही यही वाली। फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन का मतलब है एक, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी किया ऐसे टैक्स बटना चाहिए, तो अगर वो रिकमेंडेशन अच्छी लगी तो तुम आप उसको आगे भी यूज कर सकते हो, ऐसा रहता है। तो ये याद रखिएगा भैया। पब्लिक डेट, इस चैप्टर में क्या बचा हुआ है? पब्लिक डेट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा? सरकार के पास कहां से पैसे आते हैं, सरकार के पैसे कहां खर्च होते हैं, वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सरकार बोरोइंग्स कैसे करती है। तो दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, वो पढ़ना बाकी है। इसके अलावा देख लेते हैं एक और बार, क्या पढ़ लिया कि सब कुछ हमने डेट के अलावा, पब्लिक डेट के अलावा सब फिनिश हो जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ बजट पढ़ लिया क्या? बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। समझ में आ गया? ये सब पढ़ना है भैया, पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? सरकार के बार बार होने वाले खर्चे, बार बार कौन से होते हैं? और ये खर्चे मैंने बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या होता है? ना तो हमारी कोई एसेट क्रिएट हुई, ना हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, बस ये खर्चे तो जा रहे हैं मेंटेन करने में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सरकार का, कोई ना तो असेट क्रिएट हुई, ना हमारे कोई कर्जे चुके। याद आया? सो इट नीदर लीड्स टू, ना तो कोई असेट क्रिएट हुई है और ना हमारे कोई कर्जे, ना हमारी कोई लाइबिलिटीज कम हुई है, ना मतलब कट। ठीक है, ये तो बस हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग, सरकार को चलाने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं सर, ये तो सिर्फ सरकार को काम करने में, चलाने में पैसे लगते हैं, तो ये वो है बस। जैसे कि सरकार को कर्जे चुकाने होते हैं पुरानी सरकारों के, उसका ब्याज कौन चुकाएगा? पुराने वाले जो छोड़ के गए यही चुकाते हैं। ब्याज है, ब्याज तो कौन सा खर्चा होता है? बार बार होता है खर्चा, हर महीने जाएगा, हर साल जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाया था मैंने। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे क्या होती है? क्रिएशन ऑफ असेट्स, या हमने कोई पुरानी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, कोई पुराने कर्जे चुका दिए, या हमने कोई एसेट क्रिएट करी। बड़े वाले खर्चे को क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार क्या करती है? ऐसे कौन से बड़े खर्चे करती है? अरे जमीन खरीद ली सरकार ने, कोई बिल्डिंग बनाई, कोई मशीनरी बनाई, कोई इक्विपमेंट, रोड, ब्रिज, सीपोर्ट, एयरपोर्ट बनाना, ये सब क्या है? असेट्स क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। पैसा जो खर्चा होता है वो है, इन्वेस्ट कर रही है, मान लो कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, मान लो किसी का एक्विजिशन कर लिया, तो वो भी है, सरकार के बड़े खर्चों में आता है। या तो असेट क्रिएट होगी, या वो कोई पुराने अपने डेट्स का पेमेंट कर रही है सरकार। चलो, फिर क्या पढ़ाया था? फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जब कम पड़ता है तो कहां से भरपाई करते हैं हम उसकी? बोरो कर लेते हैं। इनके पास हमेशा से है, जब भी कम पड़ेगा क्या करते हैं? बोरो भर लो बस, क्योंकि इनको बोरोइंग्स चुकानी
आप सोचो सरकारों को कौन सी बोरिंग चुकानी होती है? मोदी जी चुकाएंगे क्या? मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मोदी जी जिस दिन जाना होगा चल जाएंगे। अगला आएगा कोई, वो चुकाता रहेगा, वो भी कुछ चुकाएगा, बोले मैं क्यों चुकाऊं? ये है, इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी है नहीं ना यार। ये गांव नागरिक के ऊपर है, इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लिए जाते हैं मस्त कर, बोले पैसा आ रहा है मांग लो, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और बोले कहा फिर, बोले फिर कमाई कैसे करते हैं लोग? आप बताओ। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जानते कौन है? कौन है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मम्मी, राजीव गांधी की बीवी, समझ गए, इंदिरा गांधी की बहू। सारे रिश्ते बता दिए मैंने। शी इज द रिचेस्ट वुमेन पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। 11,000 15,000 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी है। 1,000 करोड़। सोचो, जो एक बच्चा ठीक से पैदा नहीं कर पाते, वो कैसे ऐसा बिजनेस, ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया सोनिया गांधी ने जो 11-15 हजार करोड़ रुपए, कोई कौन सा बिजनेस है लेजिटिमेट? अब बता दो, पता होता 11-15 हजार करोड़ का होता तो? ये प्रॉपर्टी है उसकी। कौन सा बिजनेस किया है उसने? पता है? दुनिया का सबसे तगड़ा बिजनेस, पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? जनता के पैसे, जनता की चीजें, यही तो है और क्या है। कहां से आता है पैसा? रोड बनेगी, एक बार नहीं 5 बार, बताया था ना आपको। उस रोड में से हिस्से जाते हैं। रोड है, कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, तुम्हें लगता है कि घाटों में होती है? घाटों में होती है, लेकिन इनकी जेब का पैसा तो पहुंच ही रहा है ना। ट्रेडिंग पैनल में सैलरी डाल देते हैं। सैलरी क्या, उसके अलावा बोला प्रोजेक्ट चालू किए, चले गए घाटे में, बोला पूरे 2,000 करोड़ डूब गए। पुल बनाते हैं एक, 12,000 3,000 करोड़ रुपए लगा के, 10,000 करोड़ रुपए लगा के पुल लगाते हैं, 15 दिन में टूट जाता है। कोई कुछ नहीं है, टूट गया, टूट गया, क्या करें? टूटा क्यों? क्योंकि 15,000 करोड़ जो अलॉट हुए थे उसमें से लगाए तो सिर्फ 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़, बाकी 11,000 12,000 करोड़ जेब में बढ़ जाते हैं। ये है देश। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रिचेस्ट वुमेन पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। बच्चा देख लो उसका जरा। सोचो, जो बच्चा ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या ही तगड़ा बिजनेस किया होगा उसने, सोच लो। तो याद रखिएगा सब लोग, फिस्कल डेफिसिट, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं भैया। प्राइमरी डेफिसिट पढ़ लिया क्या? प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? द मेन डेफिसिट अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स। याद रखिएगा भैया। फिर फाइनेंस बिल क्या होता है? टैक्सेशन बिल को बोलते हैं। अरे किसको बोलते हैं फाइनेंस बिल? टैक्सेशन बिल को, टैक्स वाला जो बिल होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। याद रखिएगा भैया, बता रहा हूं फिर से, फाइनेंस बिल। चलो, तो मेन वाला जो बजट होता है, जब यूनियन बजट प्रेजेंट हो जाता है उसके बाद क्या लाया जाता है? फाइनेंस बिल। कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे, इंपोज होंगे, कई टैक्सेस को बंद कर देते हैं और कुछ टैक्सेस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर है आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है? आउटकम क्या होता है? जो तुम्हारा सितंबर के बाद आएगा रिजल्ट, उसको बोलते हैं आउटकम। आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, आपने कितना पढ़ाई किया, समझ में आया? वैसे सरकार का भी आउटकम बजट होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। तो कि सरकार ने जो वादे वादे किए कितना उस पर खरे उतरे, तो उसका आउटकम बजट बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है वो। इट इज अ प्रोग्रेस कार्ड ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्रीज, जहां जहां बोला था क्या वहां वहां खर्चा हुआ या नहीं हुआ, या पैसे लेके बैठ गए जेब में। समझ में आ गया? तो ये सब बनाया जाता है। जिलोटीन आर बता दिया था मैंने। जिलोटीन आर क्या होता है? कट मोशन क्या होता है बता दिया था। कंसोलिडेटेड फंड किसके कंट्रोल में होता है? अरे बोलो, कंसोलिडेटेड फंड किसके कंट्रोल में होता है? प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है। याद रखिएगा भैया, सारे खर्चे यहीं से किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू ही किए जाते हैं। ठीक है, मनी कैन बी स्पेंड थ्रू दिस फंड ओनली इफ अप्रोप्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। इससे कितना पैसा खर्च हो सकता है कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसकी? जिसकी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ गया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2, रेवेन्यू एंड कैपिटल डिविजन्स। तो याद रखिएगा भैया, सारे जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं, जहां से भी पैसा आएगा, अरे जैसे तुम्हारा बैंक में अकाउंट होता है, ऐसे सरकार का मेन अकाउंट क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जहां से पैसा आता है, जहां से पैसा लोन लिया, सब पैसा वैसा आएगा, सारे पेमेंट वेमेंट कहां से होते हैं भैया? फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर कंटिजेंसी फंड होता है। कंटिजेंसी क्या होती है? कंटिजेंट लायबिलिटी पता है सभी को? क्या होता है कंटिजेंट लायबिलिटी?
विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और अनहैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, जो कोई चीज के होने या नहीं होने पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही कंटीजेंसी फंड होता है, ये कुछ होने पे ही इसमें से खर्च किया जाता है। कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, तो इसमें से पैसा निकाला जाता है। और ये किसके कंट्रोल में होता है? प्रेसिडेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। और ये काय के लिए होता है? टू मीट द अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। कोई बादल फट गया, लोग मर गए, उत्तराखंड में ट्रेजेडी हो गई, वहां से अभी वो एयरप्लेन घुस गया अंदर, 200-300 लोग मर गए, वो सब दिया जाता है यहाँ से। अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स है। अरे समझ में आगे क्या? और यहाँ से खर्चा करने से पहले पार्लियामेंट से नहीं पूछना पड़ता, सीधे कर दिया जाता है। इट डज नॉट नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे किसका लेना पड़ता है? वहां से खर्च करने से पहले पूछना पड़ता है, यहाँ पे नहीं पूछना पड़ता। समझ में आया क्या सभी को? चलो, और लास्ट चीज आज के लिए एंड। एक टॉपिक को छोड़ के पूरा एंड हो गया भैया। टॉपिक कौन सा? पब्लिक डेट मैनेजमेंट। तो भाई पब्लिक अकाउंट सुनिएगा, क्या होता है पब्लिक अकाउंट? देखो भाई, सो अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल इसमें संविधान की क्या लिखा हुआ है? पब्लिक अकाउंट इज यूज्ड इन रिलेशन टू ऑल द फंड फ्लोज वेयर द गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ बैंकर। गवर्नमेंट भी तो बाकियों को मदद करती है, ऐसे लोन वोन बांटती है, तो कहां से? पब्लिक अकाउंट। तुम्हारा बैंक में जो अकाउंट है तुम्हारा अकाउंट होगा, वैसे ही सरकार का जो अकाउंट होता है उसे बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। ठीक है? क्या बोला? याद रखना बैंकर वाली बात, अंकल लग जाएगी नहीं तो पब्लिक अकाउंट क्या होता है? जहां पे सरकार एक्ट एज अ बैंकर, तो वो वाले अकाउंट को हम बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। ठीक है? तो सारे जो फ्लो, फंड फ्लो, पैसा वैसा जो एक बैंकर की तरह जब वो एक्ट करता है, तो वो पब्लिक अकाउंट से पैसा जाता है। इसके अंदर पब्लिक अकाउंट में क्या होता है? काम ही क्या है? पब्लिक अकाउंट। जनता का पैसा डला हुआ होता है उस अकाउंट में, उसको यूज करता है वो, उससे कभी खर्चे कर लेता है और फिर वापस लौटाएगा भी सही। ऑब्वियसली पीएफ का पैसा किसका है? इंप्लॉइज का। प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस में पैसे कौन जमा कराता है? लोग। बैंकों के खुलने से पहले पोस्ट ऑफिस था, आज भी बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराते हैं। अरे सेम बैंक के जैसे काम करता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी स्कीम होती है, एफडी, आरडी, ये सब चलता है, अकाउंट भी खुलते हैं, पैसे आपको जमा कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में जाकर के। समझ में आई मेरी बात? ये सब क्या है? इनके अंदर जो पैसा पड़ा है, स्मॉल सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट इनको कई बार यूज कर लेती है, लेकिन गवर्नमेंट की क्या है? एक लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा किसका है? आम जनता का, उनके लोगों का, एम्प्लॉइज का। तो उस पैसे को अगर यूज कर रही है तो उसके ऊपर ब्याज भी देगी और उसे लौटाएगी भी, क्योंकि वो क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी, इट्स नॉट द गवर्नमेंट्स मनी। समझ में आया? कभी कभार बीच में कभी वो बोला था ना मैंने, छोटे मोटे पैसे कम पड़ जाते हैं 150 दिन के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, तो कभी कभार तनख्वाह उनका बांटने के लिए पैसे नहीं होते, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे नहीं होते, कैसे चलाएं, तो उसके लिए वो पैसा यहाँ से विड्रॉ मार लेते, लेकिन ये उसे चुकाना वापस पड़ता है। आगे क्या बात समझ में लिखा है ना? दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट, इट हैज टू बी रिटर्न टू द डिपॉजिटर्स। जो जिन्होंने जमा किया उनको लौटाना जरूरी होता है। क्या रह गया? एंड इस फंड को यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है? द एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड नीड नॉट टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। इसके अंदर पार्लियामेंट की नहीं लेनी पड़ती इजाजत। आगे बात समझ में? अगर आपने यूज कर लिया तो उसको फिर रिटर्न भी करना है। अरे आगे बात समझ में? गवर्नमेंट ने यूज कर लिया तो रिटर्न भी करना पड़ेगा, इट्स लाइबिलिटी ऑफ दी गवर्नमेंट। इसी के साथ बजट हो गया खत्म। एक टॉपिक बचा है, उस पूरा बजट समझ में आ गया सबको? पब्लिक डेट मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है? तो पढ़ना भैया, कल नई वाली यूनिट चालू कर दूंगा मैं इसकी।